हेलो स्टूडेंट्स, नवभारत ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत है। पर्यावरण के एक नए चैप्टर के साथ आज फिर आपके सामने प्रस्तुत हैं, जिसका नाम है ब्रह्मांड एवं जैव विकास। इस तरह के नाम आपने सुन रखे होंगे और इन शब्दों से शायद आप परिचित भी होंगे। ब्रह्मांड और जैव विकास। ब्रह्मांड शब्द का अर्थ विस्तृत है, ये शब्द अपने आप में व्यापक है। ब्रह्मांड कह लीजिए, कायनात कह लीजिए। और हमारी जो पृथ्वी है जिस पे हम रह रहे हैं वो एक प्लेनेट, एक ग्रह है और वो ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है, एक अंश मात्र है। और जीवों का विकास किस तरह से हुआ है, जीवों का क्रमिक असतत विकास जो है, क्रमिक और सतत विकास जो है वो होता ही रहा है, आज भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। तो जीवों के होने वाले क्रमिक विकास को ही जैव विकास कहते हैं। तो ये दो जो शब्द हैं इन पे बेसिस अपना एक नया चैप्टर है जिसको लेकर आए हैं आपके सामने। और आज हम इस चैप्टर से परिचित होने के लिए कुछ ऐसे शब्दों से, कुछ ऐसी परिभाषाओं से रूबरू होंगे जिनके बारे में शायद आपको कुछ कम पता हो। तो आइए शुरू करते हैं एक नया चैप्टर, ब्रह्मांड और जैव विकास। ब्रह्मांड में क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देख लीजिए सबसे पहले यहाँ से। ब्रह्मांड, इसकी क्या परिभाषा है। तो अनंत आकाश में, अनंत आकाश का मतलब जब हम ऊपर की ओर देखते हैं तो ये आकाश हमें दिखाई देता है। अनंत आकाश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है, कोई इसकी लिमिट नहीं है कि ये कितने दूरी तक है, कितने किलोमीटर तक है ऊपर, इसलिए इसको अनंत आकाश कहते हैं। तो अनंत आकाश में सूर्य जब रहता है तो हमें सूर्य दिखाई पड़ता है और बाकी कुछ ग्रह में दिखाई दे सकते हैं, परंतु सूर्य जब छिप जाता है तो उसके बाद हमें असंख्य तारे दिखाई देते हैं और इसके अतिरिक्त कुछ ग्रह भी हमें दिखाई देते हैं और अन्य पिंड, जो खगोलीय पिंड होते हैं वो भी हमें दिखाई देते हैं। तो ये जो संपूर्ण समूह है उसी को हम क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। पृथ्वी ब्रह्मांड का एक छोटा सा अंश है, एक टुकड़ा है, एक भाग है। ब्रह्मांड एक है या अधिक, इस बारे में वैज्ञानिकों की एक राय नहीं है। कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ब्रह्मांड एक से अधिक है और कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड एक ही है। तो ये एक शोध का विषय है। और प्राचीन मान्यता क्या रही है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, इस चैप्टर का जो अपना पहला टॉपिक है वो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। तो प्राचीन जो मान्यता थी वो ये थी कि वर्तमान में जैसा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है वैसा ही था, अभी जो वर्तमान में जैसा दिख रहा है वैसा ही ब्रह्मांड था। ये प्राचीन सोच थी हमारी विद्वानों की और पृथ्वी को इसका केंद्र माना जाता था। ब्रह्मांड का केंद्र का किसको माना गया था, पृथ्वी को। परंतु कोपरनिकस जो आए वैज्ञानिक हुए हैं, विद्वान हुए हैं, उन्होंने इस चीज़ का खंडन किया था, इस बात का खंडन किया था। उन्होंने ये बात मानने से इनकार कर दिया था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र होती है। भारतीय अवधारणा क्या है, देखिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग अवधारणाएं दी गई है। तो जो हमारी भारतीय अवधारणा है वो क्या है, ऋग्वेद आपको पता है 4 वेद होते हैं, उसमें से ये एक वेद है ऋग्वेद। और इसके नासदीय सूक्त में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में विस्तार से चर्चा की गई है। ये क्वेश्चन हो सकता है कि ब्रह्मांड के विषय में विस्तार से चर्चा कौन से सूक्त में की गई है। तो इसका उत्तर आपके सामने है, ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में विस्तार से चर्चा की गई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक पुस्तक लिखी थी, इसमें इन्हीं सूक्तों का उल्लेख किया है। ये जो सूक्त है ना, ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में जो लिखा हुआ जो बात सूक्त के रूप में बताई गई है उसका उल्लेख किसने किया, पंडित नेहरू ने भी अपने बुक में किया था। और मैक्स मुलर जो जर्मनी के विद्वान हुए हैं उन्होंने
इस सूक्त को उत्पत्ति का गीत कहा है। क्या कहा इसको? उत्पत्ति का गीत। और स्वामी विवेकानंद ने वैदिक ज्ञान को समझाते हुए ये बताया कि चेतना ने एक से अनेक होते हुए ब्रह्मांड का निर्माण किया है। चेतना किसे कहते हैं? चेतना हमारी बुद्धि से रिलेटेड सब्जेक्ट है। बुद्धि हमारी कह सकते हैं हम या चेतना का अर्थ होता है हमारी सोच। तो विवेकानंद ने जो ये बात चेतना से संबंधित बताई है उसका अर्थ क्या होता है? स्वामी विवेकानंद ने वैदिक ज्ञान को समझाते हुए कहा है कि चेतना ने एक से अनेक होते हुए, एक का मतलब होता है सीमित सोच और एक से अनेक होने का मतलब होता है विस्तृत सोच। तो चेतना ने एक से अनेक होते हुए ब्रह्मांड का निर्माण किया है। जैसे जैसे हमारी बुद्धि, हमारी चेतना विकसित होती है वैसे वैसे ब्रह्मांड निर्माण के बारे में बातें जो है वो निकल के सामने आती है। इसकी उत्पत्ति के बारे में हमें अधिक जानकारी मिल पाती है। संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव और वस्तुएं दिखाई देती है, मगर वे मूल रूप से उस चेतना के ही रूप हैं। सभी वस्तुएं भले सजीव हो या निर्जीव हो, वो किसके रूप माने जाते हैं? चेतना के ही रूप माने जाते हैं। और ये जो विश्वास है इसको अद्वैत कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस विश्वास को? अद्वैत। और सृष्टि की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ? इस प्रश्न का उत्तर स्वामी विवेकानंद के अनुसार कई बार दिया गया है पहले भी, और आगे भी कई बार इसका उत्तर दिया जाएगा। और जितनी बार इसका उत्तर मिलेगा, हर प्रयास के साथ अद्वैतवाद और भी पुष्ट होता जाएगा। अद्वैत किसे कहते हैं? अभी आपको बताया था मैंने कि संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव और वस्तुएं दिखाई देती है, मगर वे सभी मूल रूप से उस चेतना के ही रूप है। ये विश्वास अद्वैत कहलाता है। और जितनी बार सृष्टि का विकास और उत्पत्ति कैसे हुई, इस प्रश्न का उत्तर कई बार दिया गया और आगे भी दिया जाएगा। प्रत्येक बार, हर प्रयास के साथ अद्वैतवाद पुष्ट होता जाएगा, यानी इसमें नई विचार सामग्री जुड़ती जाएगी, हमें समझने में इसको आसानी आती रहेगी। ये बात किसने बताई थी? स्वामी विवेकानंद का ये मानना था। प्रलय और कल्प दो शब्द हैं, उनके बारे में देखिए। प्रलय को हम सृष्टि की पूर्व अवस्था भी कहते हैं। तो ब्रह्मांड कुछ समय के लिए आवश्यक अव्यक्त भाव से सूक्ष्म रूप से कार्य करता है। इसे सृष्टि की पूर्व अवस्था भी कहते हैं और इसको प्रलय भी कहते हैं। प्रलय किसे कहते हैं? फिर सुन लीजिए। ब्रह्मांड कुछ समय के लिए आवश्यक और अव्यक्त भाव से सूक्ष्म रूप से कार्य करता है, व्यक्त भाव से कार्य नहीं करता, और इसी को सृष्टि की पूर्व अवस्था या फिर इसको प्रलय कहा जाता है। और कल्प किसे कहते हैं? जगत के कुछ समय सूक्ष्म रूप में रहकर फिर प्रकट होने के समय को कल्प कहा जाता है। जगत क्या करता है? कुछ समय के लिए सूक्ष्म रूप में रहता है और फिर प्रकट होता है बाद में। तो ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? कल्प कहलाती है। ये समय क्या कहलाता है? कल्प। और ब्रह्मांड कई कल्पों से चला आ रहा है। ब्रह्मांड के बारे में क्या कहा जाता है कि ये कई कल्पों से चला आ रहा है। इस तरह के कल्प जो है वो और भी आगे आते रहेंगे, यानी ये प्रलय और निर्माण का जो क्रम है वो निरंतर चलता रहेगा। इसमें एक उदाहरण बता रहे हैं आपको कि विकास करते हुए अपने चरम पर पहुंचती है। सृष्टि में चारों ओर नज़र जब दौड़ाते हैं तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि हर वस्तु एक बीज से प्रारंभ होती है, भले सजीव हो या निर्जीव, और विकास करते हुए वो अपने चरम पर पहुंचती है। निर्जीव परमाणु से शुरू होती है और सजीव जो होते हैं वो शुरू होते हैं बीज से, सूक्ष्म भाग संरचना, जिससे विशालकाय वृक्ष बन जाता है, विशालकाय जीव बन जाता है। तो ये अंत में बीज बनाकर वापस नष्ट भी हो जाती है। पक्षी एक अंडे से अपना जीवन प्रारंभ करता है और उसका अस्तित्व भी अंडे के द्वारा ही आगे बना रहता है। अंडे और पक्षी का चक्र बार बार दोहराया जाता है। कभी अंडा बनता है, कभी वो वयस्क होता है
पक्षी बनता है, पक्षी से फिर अंडा बनता है, अंडे से फिर पक्षी बनता है। तो ये क्रम चलता रहता है। यही संपूर्ण सृष्टि का नियम भी है, बार बार ये क्रम जो है वो दोहराया जाता है। कहा जा सकता है कि परमाणु जिस प्रकार बनता है उसी प्रकार ब्रह्मांड भी बनता है। जिस तरह से परमाणु बनेगा उसी तरह से ब्रह्मांड भी बनता है। प्रत्येक कार्य के पीछे उसका कारण छिपा होता है। कोई भी जो घटना होती है या कोई प्रयोजन होता है या कार्य होता तो उसके पीछे क्या छिपी होती है, कुछ कारण छिपा होता है और कारण बहुत सूक्ष्म होता है, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देता है। महर्षि कपिल ने कहा है कि नासः कारणालय है, अर्थात किसी का नाश होने का अर्थ उसके अपने कारण में मिल जाना है, जिससे वो मिल के बना है उसी में वापस विलीन हो जाना है। मनुष्य का मरना उसका पंचभूतों में मिलना है। पंचभूत का मतलब होता है पंच तत्व, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु और पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु और जल, ये 5 भूत होते हैं। पंचभूत कहते हैं इसको या पंच तत्व कहते हैं। तो ये पंच तत्वों में मिलना, मनुष्य मरता इसलिए है ताकि वो अपने कारण में समा जाए, यानी पंच तत्वों में विलीन हो जाए, इसीलिए उसकी मृत्यु होती है। रसायन शास्त्र और भौतिक शास्त्र इस बात की पुष्टि करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि सृष्टि की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ, इस प्रश्न का उत्तर कई बार दिया जा चुका है और आगे भी कई बार इसका उत्तर दिया जाएगा और अभी इसका उत्तर कई और बार दिया जाएगा, ऐसा मानना है स्वामी विवेकानंद का। वृक्ष से बीज बनता है मगर बीज तुरंत ही वृक्ष नहीं बन सकता। बीज जब हम ज़मीन में बोते हैं तो उसको कुछ समय लगता है, उसके बाद में वो वृक्ष में बदलता है, उसके बाद में फल लगते हैं, फल से फिर वापस बीज बनता है और उसको बोने से फिर नया वृक्ष उत्पत्ति होती है। बीज को भूमि में कुछ इंतज़ार करना होता है, अपने को तैयार करना होता है अंकुरित करवाने के लिए, ज़मीन से बाहर आने के लिए। इसी प्रकार ब्रह्मांड भी कुछ समय के लिए आवश्यक अव्यक्त भाव से सूक्ष्म रूप से कार्य करता है। जिस तरह से बीज पृथ्वी के अंदर सुप्त अवस्था में पड़ा रहता है अपने आप को बाहर निकालने के लिए, बड़ा करने के लिए, वृक्ष में तब्दील होने के लिए, उसी तरह से हमारा जो ब्रह्मांड होता है वो भी आवश्यक और अव्यक्त भाव से सूक्ष्म रूप से कार्य करता है। वो हमें दिखाई नहीं देता, प्रकटीकरण उसका नहीं हो पाता है और इसको प्रलय या सृष्टि की पूर्व अवस्था कहा जाता है, जैसा कि अभी आपको बताया गया था। और इसके बाद में फिर वो प्रकट हो जाता है। प्रकट होने के बाद साथ ही कुछ नई जानकारियाँ हमें इससे प्राप्त हो पाती है और कुछ जो जानकारियाँ प्राप्त नहीं होती है तो वो कुछ और सूक्ष्म रूप से अव्यक्त भाव से तटस्थ रहेगा। इसके बाद में फिर वापस नए सिरे से जब वो हमारे सामने प्रकट होगा तो कुछ और नई जानकारियों के साथ, यानी अद्वैत का सिद्धांत जो हमने बताया था, तो अद्वैतवाद का सिद्धांत हर प्रयास में पुष्ट होता जाता है। उसमें कुछ नए इंक्रीमेंट जुड़ते जाते हैं, कुछ नई जानकारियों के साथ में वो हमारे सामने आता है। चेतना बार बार विकसित होती रहती है। हमारी चेतना एक ऐसी सामग्री, एक ऐसी वस्तु, एक ऐसी चीज़ है जो हर बार हमें कुछ नया उपलब्ध करवाती है। तो हर प्रयास में अद्वैतवाद पुष्ट होता जाएगा, ऐसा स्वामी विवेकानंद का मानना है। इसके बाद में देखिए, जैव विकास को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड के सिद्धांतों के बारे में। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई इसके लिए सिद्धांत दिए गए हैं। तो कौन से सिद्धांत दिए गए हैं, किसके द्वारा दिए गए हैं और किस को इनसे सपोर्ट मिला है, समर्थन मिला है, ये सारी चीज़ें जो है वो हम जानेंगे। तो 2 सिद्धांत जिनके नाम मैं बता देता हूँ आपको। एक ब्रह्मांड उत्पत्ति का जैव केंद्रिकता का सिद्धांत है और एक ब्रह्मांड उत्पत्ति का बिग बैंग सिद्धांत है, बिग बैंग थ्योरी, जो वर्तमान में मान्य है। और जैव केंद्रिकता का सिद्धांत जो है वो भी इससे पहले दिया गया था। तो ये सिद्धांत क्या है और इसमें कौन सी चीज़ें निकलकर हमारे सामने आती है और क्या ये सिद्धांत ब्रह्मांड उत्पत्ति की धारणा को पूरी तरह से प्रूव करते हैं, ये सभी बातों की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम कल एक नए हेडिंग के साथ आपके सामने फिर